सो आज अपना रिफ्रैक्शन लाइट का थर्ड लेक्चर है, जहाँ पे हम लोग कुछ बेसिक फिनोमिनल के बारे में बात करेंगे, जैसे TIR, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, फॉर्मेशन ऑफ रेनबो एंड डिस्पर्जन ऑफ लाइट। तो चालू करते हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन से, ये होता क्या है। इससे पहले वाले लेक्चर में हम लोग ने देखा था कि जब लाइट मिरेज फॉर्म हो रहा था तो जैसे ही लाइट ग्राउंड लेवल पे पहुंचती है वहाँ पे टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो रहा था। बट अभी टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होता क्या है। अब मान लो कि ये कोई एक ऑब्जेक्ट है ल्यूमिनस जो लाइट प्रोड्यूस कर रहा है। अब इसमें से एक लाइट जाएगी जो कि इंसिडेंट होगी इस नॉर्मल पे। ल्यूमिनस क्या है? एक लाइट प्रोड्यूसिंग ऑब्जेक्ट जो कि यहाँ पे इंसिडेंट हो गया इस नॉर्मल पे। अब इस नॉर्मल के साथ इसने बनाया इंसिडेंट एंगल ऑफ I1, इसको मान लेते हैं I1। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसमें से कुछ लाइट जो है वो रिफ्रैक्ट कर जाएगी, दैट इज लाइक दिस, और कुछ लाइट जो है वो बेंड कर जाएगी। ठीक है, ये बन जाएगा एंगल ऑफ ये रिफ्लेक्शन बन जाएगा, ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन बन जाएगा। अगर हम लोग बात करें यहाँ पे तो एक इंसिडेंट लाइट जा रही है, उसमें से कुछ पार्ट जो है वो रिफ्लेक्ट होके सेम मीडियम में आ रहा है और कुछ पार्ट जो है रिफ्रैक्ट हो रहा है। तो यहाँ पे पार्शियल रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन दोनों साथ में हो रहा है। अरे भाई ये कैसी चीज़ है, ये तो कभी देखे नहीं। अरे देखे हो भाई, देखो कभी तुम अपनी गाड़ी जो जा रही है उस गाड़ी या गाड़ी जो सामने खड़ी है फोर व्हीलर, उसके आप विंडशील्ड पे देखोगे तो विंडशील्ड में कई दफ़ा ऐसा होता है कि आपको अंदर की चीज़ें दिखाई देती है। अब अंदर की चीज़ें इस वजह से दिखाई दे रही है ड्यू टू रिफ्रैक्शन, यानी लाइट अंदर के ऑब्जेक्ट से टकरा के अंदर अपने पास आ रही है, इसके लिए अंदर की ऑब्जेक्ट दिखाई दे रही है, तो दैट इज रिफ्रैक्शन हो रहा है। और कई दफ़ा होता है वो चीज़ें दिखाई देने के बावजूद हमको हमारी रिफ्लेक्शन भी दिखाई देती है, तो वो होता है रिफ्लेक्शन। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, उस फेनोमेना को बोलते हैं हम लोग पार्शियल रिफ्रैक्शन एंड रिफ्लेक्शन। तो यहाँ पे वही चीज हो रही है। अब मैं क्या करता हूँ, एंगल ऑफ इंसिडेंट को थोड़ा बढ़ा देता हूँ, यानी इस पोजीशन पे आके ऑब्जेक्ट को मैं देखता हूँ तो एंगल ऑफ इंसिडेंट मेरा बढ़ जाएगा, दैट इज ये मेरा I2 हो जाएगा एंगल ऑफ इंसिडेंट। अब इसके लिए भी मेरे पास पार्शियल रिफ्रैक्शन होगा, रिफ्लेक्शन होगा और पार्शियल रिफ्रैक्शन होगा, ये मेरा बनेंगे एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। ऊपर एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है। अभी हमको रिफ्लेक्शन से मतलब नहीं है, हमको रिफ्लेक्शन देखना है। अब देखो क्या हो रहा है, जैसे मैं आगे बढ़ते जा रहा हूँ मेरा एंगल ऑफ इंसिडेंट बढ़ रहा है और उसी हिसाब से मैं ये बोल सकता हूँ कि यहाँ पे मेरा एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन भी बढ़ रहा है। एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन पहले इतना था, अब इतना था। अब एक ऐसा पॉइंट आएगा जिसके लिए एंगल ऑफ इंसिडेंट रहेगा IC इज क्रिटिकल एंगल। अब मैं बताता हूं इसको क्रिटिकल एंगल क्यों बोलते हैं, क्योंकि इसके लिए जो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन आ रहा है वो रहेगा 90 डिग्री, दैट इज यहां से वो एंगल बनाएगा 90 डिग्री। सो एंगल ऑफ इंसिडेंस for which angle of refraction is 90 degree, it is called as critical angle। तो हमारा जो IC है, that is IC इंसिडेंट एंगल जो है, जिसके लिए एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन 90 डिग्री, उसको हम लोग बोलेंगे क्रिटिकल एंगल। क्रिटिकल एंगल मतलब क्या है, यहाँ इसके बाद कुछ भी हो सकता है। देखो भाई हॉस्पिटल में कोई एडमिट है, क्रिटिकल कंडीशन है, इसका मतलब क्या है भाई, वो ऊपर भी जा सकता है और नीचे भी बच सकता है। तो वैसी ही चीज़ है, अगर इसके आगे मैंने एंगल ऑफ इंसिडेंस को बढ़ा दिया, यानी क्रिटिकल एंगल के आगे मैंने एंगल ऑफ इंसिडेंस को, एक मिनट सीधी लाइन आनी चाहिए भाई, एंगल ऑफ इंसिडेंट को बढ़ा दिया, फॉर एग्जांपल मैंने बोल दिया इसको I3, तो इसलिए ये I3 के लिए मेरा पूरी की पूरी जो लाइट जो पार्शियली रिफ्लेक्ट हो रही थी और रिफ्रैक्ट हो रही थी, ये पूरी की पूरी लाइट जो है सेम मीडियम के अंदर आ जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे अगर मैं शुरू से बात करूँ तो ये हमारी एयर है, देखिए हमारी रेरर मीडियम है, और ये हमारा वाटर है जो कि हमारा डेंसर मीडियम है। तो लाइट जब डेंसर मीडियम से रेरर मीडियम की तरफ जाएगी तो इट बेंड्स अवे फ्रॉम द नॉर्मल, ये रूल हमको मालूम है। अब यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है जो एक ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट है जो लाइट प्रोड्यूस कर रहा है। अब उसकी एक लाइट गई, एंगल ऑफ इंसिडेंट आपको मिला, उसके लिए एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन मिला, लेकिन यहाँ पे पार्शियल रिफ्लेक्शन भी हो रहा है और पार्शियल रिफ्रैक्शन भी हो रहा है, यानी आधी लाइट रिफ्लेक्ट होकर अंदर जा रही है और आधी लाइट रिफ्लेक्ट होकर बाहर आ रही है। ठीक है, तो ये चीज़ हमको दिखाई दे रही है। अब उसके बाद मैंने देखा धीरे धीरे, जैसे मैंने I1 से I2 पे गया, मैंने थोड़ी वैल्यू बढ़ाया तो उसके लिए मेरी R की थोड़ी और वैल्यू बढ़ गई, फिर मैंने थोड़ी और वैल्यू बढ़ाया, उस वैल्यू को मैंने बोला IC, दैट इज क्रिटिकल एंगल। तो एंगल ऑफ इंसिडेंट जो कि मेरा क्रिटिकल एंगल होगा, उसके लिए मेरा एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन होगा 90 डिग्री। अब इस एंगल ऑफ इंसिडेंट के आगे अगर मैं एंगल ऑफ इंसिडेंट को बढ़ाता हूँ, यानी थोड़ी और बड़ी वैल्यू ले लेता हूँ, तो पूरी की पूरी लाइट जो यहाँ पे सरफेस पे 90 डिग्री बन गई थी, अब पूरी की पूरी लाइट नीचे रिफ्लेक्ट होकर आ जाएगी। तो इसको मैं बोलता हूँ टोटल इंटरनल
रिफ्लेक्शन, यानी जितनी लाइट तुम्हारी आधी आधी रिफ्लेक्ट और रिफ्रैक्ट हो रही थी अब पूरी की पूरी अंदर रिफ्रैक्ट हो रही है, इसको हम लोग बोलते हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। इसका अगर आपको फील लेना है तो ऐसा समझो एक स्विमिंग पूल है, स्विमिंग पूल में एक ऑब्जेक्ट आपने डाल दिया, अब उस ऑब्जेक्ट को अगर आप देख रहे हो ऊपर से तो आपको दिखाई दे रहा है, लेकिन जैसे जैसे आप दूर होते जाओगे उस एंगल से, उस पूल से, जैसे आप एंगल ऑफ इंसिडेंट अपना बढ़ाते जाओगे दूर होते होते, वैसे ही आपको अंदर की चीजें दिखना बंद हो जाएगी, वो ऑब्जेक्ट के अंदर की जो टाइल्स होती है वो भी दिखना बंद हो जाएगी, बल्कि ऊपर का जो पूरा आसमान का रिफ्लेक्शन है वो हमको पानी में दिखेगा। तो उसको हम लोग बोलते हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, यानी कोई भी लाइट जो है अंदर के ऑब्जेक्ट की वो बाहर आ ही नहीं पाती, इसके लिए हमको दिखाई नहीं देता है। ठीक है, अब जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो चीज नोट करने लायक है कि टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के लिए हमारी लाइट फ्रॉम डेंसर मीडियम टू रेरर मीडियम जानी चाहिए। कहां से जानी चाहिए? डेंसर मीडियम से रेरर मीडियम की तरफ। और दूसरी जो चीज है क्रिटिकल एंगल। क्रिटिकल एंगल क्या होता है? ऐसा एंगल ऑफ इंसिडेंट जिसके लिए एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन हमेशा 90 डिग्री हो। अब क्रिटिकल एंगल का डेफिनेशन क्या है? एंगल ऑफ इंसिडेंस फॉर विच एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज 90 डिग्री इज कॉल्ड क्रिटिकल एंगल। सो आई होप ये चीज पूरी क्लियर हो गई होगी टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन क्या होता है। अब हम लोग आते हैं डिस्पर्जन ऑफ लाइट पे। डिस्पर्जन ऑफ लाइट कुछ नहीं, आप लोगों ने बचपन में रेनबो, बचपन में क्या अभी भी आप लोगों ने रेनबो देखे रहोगे, या बचपन में सब लोग एक हरकत करते हैं, दैट इज अपनी स्केल लेते हैं और उस स्केल को लाइट में ट्यूबलाइट की तरफ लगा के देखते हैं तो हमको एक रेनबो फॉर्मेशन दिखता है, कलरफुल लाइट्स दिखती है, अलग अलग कलर की, एक अलग अलग कलर्स हमको दिखाई देते हैं, तो उसी को हम लोग बोलते हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। अब इसका डिस्कवरी किसने किया था? जो ऑलमोस्ट सबने किया, जिसने सारी चीजें किया है, दैट इज आइजैक न्यूटन। सर आइजैक न्यूटन ने इसकी डिस्कवरी किया था। तो अब ये होता क्या? मान लो कि ये एक प्रिज्म है। प्रिज्म क्या है? एक ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट है जो आपको रेनबो फॉर्मेशन में मदद करता है, यानी आपको रेनबो फॉर्म करके देगा। अब मान लो कि ये मेरी व्हाइट लाइट है, ठीक है। अब ये व्हाइट लाइट जब एक प्रिज्म में से पास होगी तो सेवरल कलर कंपोनेंट्स में डिवाइड हो जाएगी, सेवरल कलर कंपोनेंट्स में डिवाइड हो जाएगी, जो कि एक आएगा अपना रेड कलर और एक आएगा अपना वॉयलेट कलर। अब डाउट यहां पे आएगा, अरे भाई 7 कलर होते हैं रेनबो में, विबग्योर, दैट इज VIBG, विबग्योर, YOR, विबग्योर। तो यानी 7 कलर रहते हैं, यहाँ पे 2 कलर, यहाँ पे 2 कलर नहीं है, यहाँ पे सिर्फ समझाने के लिए 2 कलर बनाया गया है, इसके बीच में सारी रेंज है। अगर हम लोग देखेंगे तो ये चीज़ रिफ्लेक्ट होकर इस तरीके से आएगी, ये हमारी हो जाएगी रेड लाइट और ये वापस रिफ्लेक्ट होकर हमारी आ जाएगी वॉयलेट लाइट। तो यहाँ पे हमारा वॉयलेट रहेगा और यहाँ पे हमारा रहेगा रेड, और बाकी की जितनी भी लाइट्स बची हुई है, जितने कलर्स बचे हुए हैं वो इन सब के बीच में आएंगे। तो व्हाट इज डिस्पर्जन ऑफ लाइट? सेपरेशन ऑफ व्हाइट लाइट। अब व्हाइट लाइट जो है इसके अंदर सारे कलर छुपे हुए रहते हैं, तो इसी को जब हम लोग सेपरेट कर देते हैं, व्हाइट लाइट को हम लोग सेपरेट कर देते हैं तो बहुत सारी कलर ऑफ लाइट मिल जाती है, दैट इज विबग्योर कलर हमको मिलता है, जो कि हमारा रेनबो का कलर होता है। सो VIBGOYOR। तो ये हम लोग को दिखाई दे रहा है कि विबग्योर मिल गया। अगर हम लोग ध्यान से यहाँ पे स्टडी करें तो ये जो व्हाइट लाइट थी ये सीधा डायरेक्शन में जा रही थी, बट ये 7 कलर में स्प्लिट हो गई, V से लेके R तक का, वॉयलेट से लेके रेड तक का, जिसमें हम लोग देख रहे हैं कि जो रेड कलर है वो उसने सबसे कम डायरेक्शन चेंज किया है, और वहीं अगर बात करेंगे वॉयलेट कलर की तो इसने सबसे ज्यादा डायरेक्शन चेंज किया है। यही रीजन है कि जो रेड कलर है वो दूर तक का ट्रेवल करता है और वॉयलेट कलर जो है वो पास तक का ट्रेवल करता है, उतना दूर नहीं जाता। इसके लिए जितने खतरे के निशान होते हैं वो रेड कलर में बने रहते हैं, चाहे वो आपका ट्रैफिक सिग्नल हो, चाहे वो एम्बुलेंस की लाइट हो, चाहे वो पुलिस की लाइट हो, चाहे वो एम्बुलेंस में जो प्लस का सिग्नल हो वो साइन हो, चाहे फिर वो जो है शादी का लहंगा हो, जितनी चीजें खतरे वाली है वो सब रेड कलर की बनी रहती है, ताकि जो है दूर से ही मालूम पड़ जाए इंसान को कि भाई वहां पे खतरा है। क्यों रेड कलर से? क्योंकि रेड कलर सबसे कम डिफ्लेक्ट करता है, अपना डायरेक्शन सबसे कम डिफ्लेक्ट करता है, इस वजह से वो सबसे दूर तक ट्रेवल कर पाता है। इसके लिए आपके मोबाइल के जितने ऐप्स भी रहते हैं वो मेजॉरिटी ऑफ दी ऐप्स जो है वो रेड कलर में, जैसे यूट्यूब ले लो, जोमेटो ले लो, ये सारे जो अपने ऐप्स है वो रेड कलर के, ताकि आपको वो जल्दी मिल जाए। ठीक है, तो डिस्पर्जन ऑफ लाइट पूरी तरीके से क्लियर हो गया। बस ये चीज ध्यान में रखना कि ये जो जिस इंस्ट्रूमेंट में से पास होता है उसको हम लोग बोलते हैं प्रिज्म। अब बात कर लेते हैं यहाँ पे फॉर्मेशन ऑफ रेनबो की। ये आपकी टॉपिक, आपके टेक्स्ट बुक का एकदम लास्ट क्वेश्चन है और बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग और ज़्यादा वास्ट भी नहीं है। तो अब हम लोग को मालूम है रेनबो कब फॉर्म होता है। जाहिर सी बात है जब हमारी रेनफॉल हो जाती है, और रेनफॉल के बाद सडनली जब एक धूप निकलती है तो उसमें हम लोग को क्या दिखाई देता है? रेनबो दिखाई देता है। तो होता क्या है देखो, मैंने बताया प्रिज्म क्या है। प्रिज्म एक इंस्ट्रूमेंट है जो व्हाइट लाइट को सेवरल कलर कंपोनेंट्स में सेपरेट कर देता है। तो वैसे ही जो हमारे रेन ड्रॉप्स होते हैं,
जो हमारे रेन ड्रॉप्स होते हैं वो रेन ड्रॉप्स एज अ प्रिज्म काम करते हैं। क्या काम करते हैं भाई? एज अ प्रिज्म। अब प्रिज्म में क्या होता है, हमारी व्हाइट लाइट जब आती है, समझ लो ये हमारी व्हाइट लाइट आ गई, जैसे प्रिज्म में आ रही थी, सन से हमारी एक व्हाइट लाइट आ गई। अब ये व्हाइट लाइट क्या होगी, जब वो प्रिज्म में से पास होगी तो सेवरल कलर कंपोनेंट्स में डिवाइड होगी। दैट इज एक आएगा रेड कलर, एक आएगा रेड कलर। तो रेड कलर देखो भाई, ये आ गया रेड कलर, और वहां पे आएगा वॉयलेट कलर। ठीक है, अब सिर्फ रेड और वॉयलेट नहीं होते, मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ, रेड और वॉयलेट में यहाँ पे बना रहा हूँ बिकॉज दे आर एक्सट्रीम कलर्स। दोनों एंड के जितने सारे कलर है वो इन सब के बीच में होते हैं। रेड यहाँ होता है और वॉयलेट यहाँ होता है, बाकी सारे कलर इनके बीच में होते हैं। तो यहाँ पे हम लोग ने देखे कि फॉर्मेशन ऑफ रेनबो के लिए यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे हो रहा है डिस्पर्जन ऑफ लाइट। और यही बात कर लेता हूँ, तो इस पर्टिकुलर पॉइंट पे लाइट जो है वो बाहर आ जानी चाहिए थी, बट लाइट बाहर आती नहीं है बिकॉज ऑफ टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। ये एंगल ऑफ इंसिडेंट जो रेड कलर बनाता है और वॉयलेट कलर बनाता है, इट इज ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल। तो होगा क्या, जो सारी की सारी लाइट है वापस वही मीडियम में वापस रिफ्लेक्ट हो जाएगी। तो हम लोग देखते हैं रेड जो है वो वापस यहाँ पे रिफ्लेक्ट हो जाता है इस तरीके से, और जो हमारी वॉयलेट कलर है, एक मिनट इसको मिटा दूँ, जो वॉयलेट कलर है वो इस तरीके से रिफ्लेक्ट हो जाता है। तो हम लोग को हमेशा याद रखना, जब रेनबो फॉर्मेशन होगा तो सूरज आपके पीछे होना चाहिए और जो रेन ड्रॉप्स है वो आपके सामने होनी चाहिए, तभी जो है रेनबो आपके सामने बनेगा। इसको समराइज करूं तो फॉर्मेशन ऑफ रेनबो इज द सम ऑफ टू नेचुरल फेनोमेना। दो नेचुरल फेनोमेना जब कंबाइन होता है तो हमको फॉर्मेशन ऑफ रेनबो मिलता है। दैट इज डिस्पर्जन ऑफ लाइट, डिस्पर्जन ऑफ लाइट प्लस टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। ये आपको ऑब्जेक्टिव्स में पूछ सकता है कि फॉर्मेशन ऑफ रेनबो किस दो चीज का कॉम्बिनेशन है, तो आपका आंसर ये आना चाहिए, दैट इज डिस्पर्जन ऑफ लाइट। यहाँ पे लाइट डिस्पर्स कर रही है और यहाँ पे टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो रहा है। तो आज के लिए हमारा जो सारा कॉन्सेप्ट था वो पूरी क्लियर हो गया। अब हम लोग बढ़ेंगे न्यूमेरिकल्स की तरफ। ठीक है, सो बैक टू द न्यूमेरिकल। अब हम लोग न्यूमेरिकल करेंगे, सबसे पहले दोनों सॉल्व न्यूमेरिकल्स कर लेंगे, उसके बाद अनसॉल्व न्यूमेरिकल करेंगे। तो पेज नंबर 79 पे तुमको एक न्यूमेरिकल दिया हुआ है, द एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर इज। एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यानी ये जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है ये वैक्यूम से कंपेयर करके निकाला गया। तो एब्सोल्यूट को हम लोग ऐसे लिखते हैं, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर इज इक्वल्स टू 1.36। ठीक है, 1.36, और इसका कोई यूनिट नहीं होता, ये यूनिटलेस क्वांटिटी है। ठीक है, तो देखो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विथ रिस्पेक्ट टू वैक्यूम होता है, लेकिन वैक्यूम में तो लिखने की जरूरत नहीं है, ऐसे भी लिख सकते हो। एब्सोल्यूट आया तो मतलब डायरेक्ट वैक्यूम से कंपेयर किया हुआ है। ठीक है, उसके बाद में व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वाटर। ठीक है, यानी ऐसा समझो ये वैक्यूम है और ये वाटर है। ठीक है, तो ये एक नॉर्मल हो गया। अब यहाँ से हमारी लाइट आएगी और ये चेंज कर लेगी डायरेक्शन, तो यहाँ पे डायरेक्शन रहेगा v ऑफ वैक्यूम और v ऑफ वाटर। ठीक है, तो हमसे पूछा है व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ वाटर, वेलोसिटी इन वाटर यानी vw पूछा हुआ है। ठीक है, और हमको बुक में दिया हुआ है कि वेलोसिटी ऑफ वैक्यूम जो रहती है ये फिक्स रहती है, दैट इज 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ये होता है 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड, अगर इसको किलोमीटर में कन्वर्ट करेंगे हम लोग। तो हमारे पास इस बुक के अंदर, इस चैप्टर के अंदर एक ही फॉर्मूला है, ये n का फॉर्मूला। तो n ऑफ वाटर विथ रिस्पेक्ट टू वैक्यूम इज इक्वल्स टू वेलोसिटी ऑफ वैक्यूम, वैक्यूम ऊपर आएगा, ठीक है, अपॉन वेलोसिटी ऑफ वाटर। अब देखो हमको क्या पूछा हुआ है, v ऑफ वाटर पूछा हुआ है, ये हमको गिवन है, देखो ये वैल्यू गिवन है इधर पे, क्या है 1.36 इज इक्वल्स टू v ऑफ वैक्यूम, ये भी दी हुई है हमको, कितनी दी हुई है 3 × 10⁸। हमको क्या चाहिए vw। क्लियर, समझ में आ गया। अब इस चीज़ को मैं उधर भेज देता हूँ, vw इज इक्वल्स टू 3 × 10⁸ अपॉन 1.36। अब वीडियो यहीं पॉज करना है और उसको सॉल्व करना। 2.2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, यानी, और लास्ट में स्टेटमेंट लिखना है, वेलोसिटी ऑफ लाइट इन
water is 2.2 into 10 raised to 8 meter per second. Moving on the second question. तो second question दिया हुआ है light travels with a velocity of 1.5 into 10 raised to 8 meter per second. यानी एक velocity दी हुई है और कौन से मीडियम की दी हुई है, इस मीडियम में ट्रेवल कर रही है, यानी मीडियम 1 है। वेलोसिटी कितनी है 1.5 इंटू 10 रेज टू 8 मीटर पर सेकेंड, और जिस मीटर में जा रही है और एंटरिंग द सेकेंड मीडियम इट्स वेलोसिटी बिकम्स, अब देखो वेलोसिटी कम हो गई, यानी डेंसर मीडियम है सामने वाला, दूसरा वाला। यहाँ से देखो इन्फॉर्मेशन भी निकाल सकते हो कि सामने वाला डेंसर मीडियम है, आ गया। अब हमको पूछा है कि व्हाट इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकेंड मीडियम, मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकेंड मीडियम विथ रिस्पेक्ट टू 1। देखो इसको पढ़ना है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकेंड मीडियम विथ रिस्पेक्ट टू फर्स्ट, तो इसको जो वेलोसिटी के फॉर्मेट में लिखते हैं इसका फॉर्मूला तो 1 वाला, जो पहला मीडियम है उसकी वेलोसिटी ऊपर आती है, दैट इज v1 अपॉन v2। अब वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो और आंसर निकालो। देखो बहुत आसान है, ये कितना हो जाएगा फर्स्ट का 1.5 इंटू 10 रेज टू 8 और ये होएगा 0.75 इंटू 10 रेज टू 8। तो 10 रेज टू 8 चला गया, कट गया, मर गया, निश्चित नाबूद हो गया। ठीक है, अब बात करते हैं तो ऊपर कितना बचा 1.5, नीचे कितना बचा 0.75। तो देखो 0.75 को 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 1.5 होएगा। अगर ऐसा नहीं समझ में आ रहा है ना, कभी नहीं समझ में आ रहा तो 10 से ऊपर भी 10 से मल्टीप्लाई करके देखो 15 हो जाएगा और नीचे हो जाएगा 7.5। तो 7.5 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 15 होता है, तो 1 जा 2 जा। देखो भाई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट इज 2 और इसका यूनिट नहीं होता, इट इज यूनिटलेस क्वांटिटी, बिकॉज देखो ये वेलोसिटी है, ये भी मीटर पर सेकेंड है और ये भी वेलोसिटी है मीटर पर सेकेंड है, तो ये कट गया, इसके लिए इसका कोई यूनिट नहीं होता। देखो यहाँ पे एक एमसीक्यू भी दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 3 का सी, इफ द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू वाटर। देखो क्या दिया हुआ है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू वाटर इज इक्वल्स टू 3/2। तो पूछा है व्हाट इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, व्हाट इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर, एक मिनट इधर पे ग्लास दिया हुआ था, सॉरी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू एयर है, और यहाँ पे पूछा है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर विथ रिस्पेक्ट टू ग्लास, ये चीज पूछा हुआ है। तो हमेशा याद रखना, देखो ये उल्टा हो गया है, मतलब इनवर्स हुआ है, तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, इट इज इक्वल्स टू 1 ऑफ दिस, इसका इनवर्स है। ठीक है, तो इसकी वैल्यू कितनी थी, इसकी वैल्यू 3/2, तो इसका इनवर्स कितना हो जाएगा 2/3। तो ऑप्शन डी जो है वो करेक्ट है। 4 दिया हुआ है सॉल्व वाले, इफ द स्पीड ऑफ लाइट इन अ मीडियम इज, एक मीडियम है जिसमें स्पीड ऑफ लाइट कितनी दे दी है, v1 दी हुई है 1.5 इंटू 10 रेज टू 8 मीटर पर सेकेंड, व्हाट इज द एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम। क्या निकालना है भाई, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ दैट मीडियम, यानी एन ऑफ वो जो भी मीडियम है, वो मीडियम का समझो मैंने m ले लेता हूँ विथ रिस्पेक्ट टू वैक्यूम, बराबर समझ में। वेलोसिटी ऑफ दैट मीडियम, देखो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ दैट मीडियम विथ रिस्पेक्ट टू वैक्यूम फाइंड करने बोला है। जब हम लोग वेलोसिटी के फॉर्म में लिखते हैं तो क्या हो जाता है, वैक्यूम वाली चीज़ ऊपर आ जाती है स्पीड, और मीडियम वाली नीचे आ जाती है। ठीक है, तो हमको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फाइंड करने बोला है। अब देखो वैक्यूम की स्पीड हमेशा नहीं देगा, बट हमको याद रखना है 3 इंटू 10 रेज टू 8 मीटर पर सेकेंड वी है। ठीक है, अब इधर सब्स्टिट्यूट कर दो, वी कितना है 3 इंटू 10 रेज टू 8 मीटर पर सेकेंड, और मीडियम की कितनी दी है 1.5 इंटू मीटर पर सेकेंड। अब देखो 10 रेज टू 8 निश्चित नाबूद हो गया, बर्बाद हो गया, खत्म हो गया। अब देखो 1.5 1 जा 1.5 2 जा, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम विथ रिस्पेक्ट टू वैक्यूम इज इक्वल्स टू 2। क्लियर। अब देखो सेकेंड प्रॉब्लम देख लो, ये ए था, अब बी की बात कर लेते हैं। इफ द एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्सेस ऑफ, इंडेक्सेस यहाँ पे प्लूरल है, 2 एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया हुआ है, एक ग्लास का दिया हुआ है। इफ द एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्सेस ऑफ ग्लास, यानी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू वैक्यूम, एब्सोल्यूट का मतलब ये होता है, कितना गिवन है 3/2। फिर रिफ्रैक्टिव ग्लास का क्या दिया हुआ है, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू वैक्यूम एब्सोल्यूट होता है 3/2, और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विद रिस्पेक्ट टू वैक्यूम दिया हुआ है 4/3। अब हमको क्या फाइंड करने बोला, व्हाट इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू वाटर, यानी पूछा है व्हाट इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू वाटर।
तो क्या होगा भाई, एकदम सिंपल सी चीज़ है, ये दोनों चीज़ है वो डिवाइड हो जाएगी। देखो इधर ग्लास है, पहला ग्लास है ना रीड करने वाला, तो ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लिखना है, अपॉन नीचे क्या है वाटर, तो वाटर का लिखना है। तो देखो ये कितना था 3/2 और ये कितना था 4/3। क्लियर। अब हमारा एक सिंपल सा रूल है कि हम लोग इसको क्या कर देते हैं, उल्टा कर देते, ऊपर भेज देते, तो ठीक है। तो आंसर अपना आएगा 3/2 इंटू, ये डिवाइड का साइन इंटू हो गया, तो आएगा 3/4। अब मल्टीप्लाई कर लो 9/8, ठीक है। तो अपने को कितना आ गया, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू वाटर इज इक्वल्स टू 9/8। क्लियर। तो क्वेश्चन नंबर 2A दिया हुआ है टेक्स्ट बुक के अंदर, जिसके अंदर हम लोग को ये प्रूव करने बोला गया है कि इफ द एंगल ऑफ इंसिडेंट एंड द एंगल ऑफ एमरजेंस ऑफ अ लाइट रे फॉलिंग ऑन अ ग्लास स्लैब्स आर I and E respectively, prove that I is equals to E। हम लोगों ने ग्लास वाला एक्सपेरिमेंट किए थे, जिसके अंदर हम लोग को मालूम था कि ये हमारी AB जो है वो इंसिडेंट रे है। कौन सी रे है, इंसिडेंट रे। तो ये कौन सा एंगल बनाती है, एंगल ऑफ इंसिडेंस नॉर्मल के साथ। और ये हमारी MN जो है रेड कलर में, ये हमारी जो है रिफ्रैक्टेड रे है। तो रिफ्रैक्टेड रे कौन सा एंगल बनाती है, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन दैट इज R। ठीक है। तो यहाँ पे लाइट एयर से ग्लास में जा रही है, और यहाँ पे बात करेंगे लाइट ग्लास से एयर की तरफ जा रही है। ये हमारा R फिर से बनाएगा R, और ये जो बनाएगा वो बनाएगा एंगल ऑफ एमरजेंस E। ठीक है, क्योंकि ये हमारी एमरजेंट रे है, ये हमारी इंसिडेंट रे मेकिंग एंगल ऑफ इंसिडेंस, ये हमारी रिफ्रैक्टेड रे मेकिंग एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, ये हमारी एमरजेंट रे मेकिंग एंगल ऑफ एमरजेंस। अब हमको ये चीज़ प्रूव करने बोला हुआ है। तो अगर मैं एक बात बोलूँ यहाँ पे कि यहाँ पे लाइट पहले एयर से ग्लास के थ्रू जा रही है, यानी यहाँ पे रिफ्रैक्टिव में एक चीज़ मैं लिख दूँ, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास जहाँ पे जा रही है वो पहले लिखते हैं विथ रिस्पेक्ट टू एयर, ये हो जाएगी। ठीक है। अब यही चीज़ दूसरी मैं बोल दूँ, यहाँ पे भी रिफ्रैक्शन हो रहा है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास ऑफ एयर, यहाँ जा रही कहाँ पे, एयर पे, एयर विथ रिस्पेक्ट टू ग्लास। अच्छा, इससे पहले वाले सम में हम लोग ने देख चुके हैं, दैट इज जी ऑफ मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू एयर, स्मॉल ए लिख देते हैं, इज इक्वल्स टू 1 अपॉन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर विथ रिस्पेक्ट टू ग्लास। ये चीज़ हम लोग देख ली, दोनों के बीच में इनवर्स रिलेशन है। ठीक है। अब मैं बात करता हूँ, हम लोग को लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन मालूम है। लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन में अगर मैं सेकेंड लॉ की बात करूँ तो हमको क्या बोलता है, एन दैट इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज इक्वल्स टू साइन आई अपॉन साइन आर। तो यहाँ पे मैं लगाता हूँ भाई सेकेंड लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन, ये चीज़ क्या आ जाएगी, साइन आई, साइन ऑफ आई अपॉन साइन ऑफ आर, बराबर। क्लियर हो गया। इज इक्वल्स टू 1 अपॉन, यहाँ पे बात करेंगे, यहाँ पे रिफ्रैक्शन हो रहा है, तो यहाँ पे इंसिडेंट, अगर इस पर्टिकुलर के लिए बात करूँ तो ये हमारी इंसिडेंट रे हो गई और ये हमारी रिफ्रैक्टेड हो गई। तो यहाँ पे क्या आएगा, साइन आर अपॉन साइन ई एमरजेंट। ठीक है। अच्छा, जब हम लोग इसको इन्वर्स करेंगे तो ये उल्टा हो जाएगा। ठीक है। तो साइन आई अपॉन साइन आर इज इक्वल्स टू, ये चीज़ ऊपर आ जाएगी, साइन ई अपॉन साइन आर। अब देखो भाई, ये भी साइन आर, इसको ये डिवाइड हो रहा है, वहाँ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा तो कट जाएगा, तो डायरेक्टली हम लोग ने कट कर दिया। तो हम लोग को मिल गया साइन आई इज इक्वल्स टू साइन ई। अगर दोनों ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस आई और इज इक्वल्स टू ई है तो इसका मतलब क्या है, आई इज इक्वल्स टू ई। क्लियर। ठीक है।